लाइव है, दिख तो रहा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में और आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई आरपीएफ की वैकेंसीज आ चुकी हैं और उसके लिए आपकी जो क्लासेस हैं, डेमो क्लासेस, वो भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, आपका हिस्ट्री का आपका पहला डेमो होगा। ओके, संकेत, विनोद, रामगोपाल, अनिल और अतुल, भारती, ज्योति, प्रदीप, सनी, ओके, सभी को मेरी तरफ से अगेन गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। सारे बच्चे जुड़ जाएंगे क्लास के साथ ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। और देखिएगा, आपका इस बैच का नाम है रेल रक्षक बैच, जिसमें हम हिस्ट्री के पहले डेमो की तरफ पढ़ेंगे और जिसमें हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सारे बच्चे जुड़ जाएंगे और देखिएगा, फिर मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शंस, कुछ जानकारी देना चाहूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका ये जो रेल रक्षक बैच है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। जैसे अगर इस बैच की अगर हम बात करते हैं तो ये बैच आपका पूरा, देखिए, सबसे पहले आपको रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही आप एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे तो रेल रक्षक बैच जो कि आपका 639 का है, लेकिन ये कब तक है? ओनली जब तक कि आपके डेमो क्लासेस हो रहे हैं, तब तक ये 639 का है। और इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा, RPF20। कूपन कोड क्या है बच्चों? RPF20 कूपन कोड है इस बैच का, ध्यान रखिएगा। जब आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे तो ये जो बैच है भाई, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 799, लेकिन इसको यूज करते ही बच्चे ये आपको 639 का मिल जाएगा। इस बैच की अगर मैं बात करती हूं आपसे, तो इस बैच के बच्चों रजिस्ट्रेशन 20 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके थे। कितने अप्रैल से? 20 अप्रैल से। ठीक है, 20 अप्रैल से बेटा इसके डेमो क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं कि सॉरी, रजिस्ट्रेशन, डेमो आज से, आई एम रियली सॉरी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं 20 अप्रैल से और आज 28 अप्रैल है, तो आज से आपके डेमो स्टार्ट हो चुके हैं। 28, 29 और 30, 3 दिन आपके डेमो यूट्यूब पर यहाँ पे आपके डेमो क्लासेस रहेंगे ऑल सब्जेक्ट्स के। और फिर उसके बाद ये क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, डाउनलोड करना है, यहाँ से आपका पेड क्लासेस का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। देन आपको बैच की यहाँ पे कॉस्ट मिल जाएगी। RPF20 आप अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर ये बैच आप 639 में हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि इस बैच में आपके सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे और टाइमिंग क्या रहने वाली है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ यहाँ पे मैथ्स के लिए, तो मैथ्स की सुबह में 9 बजे क्लास होती है जो कि आकाश सर ले रहे होते हैं। 10 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास होगी जो कि 10 बजे स्टार्ट होगी, जो कि आपके राहुल शर्मा सर के द्वारा ली जाएगी। उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स की 11 बजे में क्लास होगी। 11 बजे टाइमिंग सारी देख लीजिए ताकि आप सभी के वीडियो जो है, जो आपके यहाँ पे डेमो क्लासेस चल रहे हैं उनको आप देख सकें। ठीक है, उसके बाद में ज्योग्राफी आपकी 12 बजे है, फिर हिस्ट्री आपकी शाम को 4 बजे में है और साइंस की क्लास आपको 8 बजे आपके ही यूट्यूब चैनल पर। अभी 3 दिन डेमो चलेंगे सारी क्लासेस के, ये ध्यान रखिएगा। और 3 दिन के बाद ये क्लास आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमें आज क्या पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, हम प्राचीन इतिहास को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? हम प्राचीन इतिहास। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में आपको 3 हिस्ट्री पढ़नी होती है, जिसमें पहला प्राचीन इतिहास होता है, दूसरा प्यारे बच्चों मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास, जिसे आप मिडाइवल हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं।
ठीक। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक, आवाज ठीक नहीं आ रही है? आवाज आपको ठीक नहीं आ रही है? ये बताओ जल्दी से। आपको आवाज ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आवाज ओके है? मैं आपके कमेंट्स ले रही हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, आवाज क्लियर है? बताइए, ऑल ओके? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन। आगे देखिएगा, प्राचीन इतिहास की हम बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रही थी कि इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और बेटा आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास को आपको पढ़ना होता है। तो हम उसको इन्हीं में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि भाई हमारा जो प्राचीन इतिहास था वो कैसा था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जो इतिहास हम पढ़ने वाले हैं, उस इतिहास में इतिहास के जनक किसको कहा जाता है, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी। तो जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको चीजें क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। जैसा कि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम हमें जो है हिस्ट्री की जो क्लास है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए। नहीं बच्चा, हम एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से ही आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। पहले आप क्या लिखेंगे, इतिहास का जनक। ठीक है, इतिहास का जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले। तो जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख देंगे कि फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। हेरोडोट, सारे प्यारे प्यारे बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेरोडोट्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो हेरोडोट्स की बच्चों एक बुक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है इस बुक का? हिस्टोरिका इस बुक का प्यारे बच्चों नाम है, और इसमें इन्होंने इतिहास के बारे में बताया है, इसीलिए इन्हें हेरोडोट्स को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का जनक इनको कहा जाता है। ये जो आपके हेरोडोट्स हैं, अगर इनके बारे में एक प्रश्न और पूछा जाए कि भाई ये कौन थे, मतलब कहाँ के थे, तो बेटा ये यूनान के निवासी थे, यूनान के निवासी। ठीक है, इनका रेजिडेंस कहाँ पर था? यूनान में था। तो यूनान के निवासी थे आपके हेरोडोट्स। बहुत बढ़िया, बच्चे लिख रहे हैं कि मैम यूनान। बहुत बढ़िया प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी तो आप देखिएगा हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी। जब हम हिस्ट्री को आगे आगे लेके जाएंगे तो हम इसमें पता है क्या समझेंगे, हम इसमें फिर आगे चल के कुछ डायग्राम्स का यूज करेंगे, मैप का यूज करेंगे, आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा यहाँ पे। तो हिस्टोरिका, ठीक है बेटा, हिस्टोरिका को इंग्लिश में भी हिस्टोरिका ही कहेंगे प्यारे बच्चे, हिस्टोरिका ही इसका नाम रहेगा। जहां पे इंग्लिश की जरूरत है वहां पे मैं लिख रही हूँ। निवासी का मतलब होता है रेजिडेंस। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है आपको मैंने बता दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो इतिहास है उसमें हम करेंगे इतिहास का वर्गीकरण। क्या करने वाले हम? इतिहास का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। क्या लिखेंगे आप? क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। आप देखेंगे कि क्या क्या हम क्लासिफिकेशन में देखने वाले हैं। एकदम मैं बेसिक से आपको स्टार्ट कर रही हूं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री क्या है? मैम आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसी हैं? अब मैं पहले से बहुत बेटर हूँ। आप सभी ने मेरे लिए इतनी प्रे की है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी प्यारे बच्चे। तो ध्यान से समझिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एक
आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। क्या आता है? प्रागैतिहासिक काल। आपने पहले भी इनके बारे में पढ़ा होगा। प्रागैतिहासिक काल आपके क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री में सबसे पहले आता है, जिसे हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड प्यारे बच्चे हम बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल में आपको ध्यान रखना है कि इस काल में, इस पीरियड में हमें लिखित साक्ष्य यानी कि रिटन एविडेंस, लिखित साक्ष्य, रिटन एविडेंस, इंग्लिश में बोलेंगे रिटन एविडेंस, लिखित साक्ष्य नहीं मिले। मतलब कोई भी चीज रिटन फॉर्म में नहीं मिली थी, लिखित साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, हमें रिटन एविडेंस यहाँ पर नहीं मिले थे प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिटन एविडेंस नहीं मिले। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस काल का जो एग्जाम्पल है, जिसको हम उदाहरण भी कह सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि पाषाण काल इसका उदाहरण है। पाषाण काल को इंग्लिश में कहेंगे स्टोन एज। मतलब ऐसा काल, ऐसा पीरियड मैम, जिसमें ऐसा काल, ऐसा पीरियड जिसमें इंसान ने स्टोन्स यानी कि पत्थरों का यूज किया था। क्या किया था? पत्थरों का प्रयोग किया, जिसमें उसने तरह तरीके के पत्थरों को यूज किया। कुछ पत्थर बेटा इस शेप के थे, कुछ इस शेप में दिखाई दिए, कुछ इस शेप में दिखाई दिए। तो उसने अलग अलग शेप के पत्थरों का यूज किया, यानी कि स्टोन एज हम इसको कहते हैं, स्टोन पीरियड हम इसको कहते हैं। तो पत्थरों का प्रयोग किया था बच्चों इसने। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसी में आपके क्लासिफिकेशन में हम सेकंड देखेंगे, और सेकंड आपका क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे जिनको पता है। आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं आप इसको? आद्य ऐतिहासिक काल प्यारे बच्चों, आप इसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद किसके बाद आएगा? प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये आपका क्या होता है? ये होता है मैम हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि लिखित साक्ष्य मिले। क्या मिला है यहाँ पर? लिखित साक्ष्य मिले, यानी कि रिटन एविडेंस आपको यहाँ पर मिल चुके थे। रिटन एविडेंस, लिखित साक्ष्य प्यारे बच्चों यहाँ पर मिले। इस काल में हमें रिटन एविडेंस मिले, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जो रिटन एविडेंस मिले उन्हें पढ़ा नहीं गया, क्योंकि उनकी जो स्क्रिप्ट थी, उनकी जो लिपि थी, वो ऐसी थी कि उसे कोई पढ़ नहीं सकता था। बच्चे लिख के भेज रहे हैं कि मैम लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिले। फिर अगली लाइन क्या लिखेंगे? लेकिन इनकी लिपि, लिपि का मतलब जिसे लिखने का तरीका यानी कि स्क्रिप्ट, लेकिन इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इसे पढ़ा नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि लिखी हुई कुछ इस तरीके की थी। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी चीज मिली, इस तरीके से एक चीज मिली, अब उस पे ऐसे लिख दिया। फिर एक चीज ऐसे मिली, उस पे कुछ इस तरीके से कर दिया। तो ऐसी भाषा थी, ऐसी लिपि थी कि उसे पढ़ पाना कठिन था। उसे पढ़ पाना बेटा कठिन था। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ रिटन एविडेंस तो मिले, लेकिन जो लिखने की शैली थी, जो इनकी स्क्रिप्ट थी, जो इनकी लिपि थी,
बेटा वो हमें ऐसी मिली कि हम उसे पढ़ नहीं सके। और इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल लीजिएगा इसका, एग्जाम्पल या हम कह सकते हैं उदाहरण। तो बेटा वो है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आप कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। और बच्चा इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो नहीं पढ़ा गया, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है, जब हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि बाद में वेदों को पढ़ा गया, बाद में वेदों को पढ़ा गया। ठीक है, वेदों को पढ़ा गया। आपने वेदों के बारे में सुना भी होगा, आपने जाना भी होगा, ये सब आपको ध्यान रखना है। कलर चेंज करूं, कौन सा कलर लूं बताओ? अगर मैं यहाँ पे सारा एक कलर से, चलिए मैं थोड़ा सा व्हाइट कलर से लिख देती हूँ। ठीक है, दो कलर ही बेटा यहाँ पे दिखने वाले हैं ब्लैक पे, क्योंकि और जो कलर्स हैं वो यहाँ पे फिर डार्क हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद बेटा फर्स्ट क्लास है, अगर आप कह रहे हैं कि बहुत तेज पढ़ाओ तो बहुत तेज मैं नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपको उन बच्चों को भी ध्यान में रखना होगा जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो पहली बार शायद इस क्लास को देख रहे होंगे, पहली बार इतिहास को पढ़ रहे होंगे। तो आपको सभी के बारे में सोचना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है प्यारे बच्चे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाद में क्या किया गया, वेदों को पढ़ा गया, किस काल में? आदि ऐतिहासिक काल में। और तीसरा आपका आता है ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? ऐतिहासिक काल, जिसे आप कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। इसको आप क्या कहेंगे? इसको मैम हम कहेंगे हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसे हम कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड, इसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसे हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिला? यहाँ पे साक्ष्यों को पढ़ा गया, साक्ष्यों को पढ़ा गया, यानी कि जो भी एविडेंस हमें मिल रहे थे उन सबको हम रीड कर पा रहे थे। यहाँ पे साक्ष्यों को, जो भी एविडेंस आपको मिले, जो भी साक्ष्य यहाँ पर आपको मिले, वो सारे के सारे साक्ष्य पढ़े गए थे। ठीक है, उन्हें मनुष्य ने पढ़ना सीख लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। किस काल में? ऐतिहासिक काल में। किस पीरियड में? हिस्टोरिक पीरियड में। पुरातात्विक और लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, ये तो फर्स्ट हो गया। फिर नेक्स्ट हम इसी में लिखेंगे पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध थे। पुरातात्विक एवं साहित्यिक, एवं साहित्यिक, साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध, एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध। ठीक है, दोनों तरह के एविडेंस आपको मिल गए हैं यहाँ पर, जो कि पुरातात्विक भी थे और साथ साथ साहित्यिक भी थे। तो दोनों तरह के जो एविडेंस हमें मिल रहे हैं वो दो तरह के कौन कौन से हैं? एक बार मैं उन्हें अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों तरह के प्यारे बच्चों हमें एविडेंस मिल चुके हैं। दोनों तरह के एविडेंस हमें यहाँ पे दिखे और दोनों को हमने पढ़ा। यह काल पुरातात्विक साहित्य, आगे लिखिएगा, यह काल पुरातात्विक साहित्य, पुरातात्विक साहित्य, यह काल पुरातात्विक साहित्य। ठीक, पुरातात्विक, यह काल पुरातात्विक साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के, तथा विदेशी यात्रियों के, विदेशी यात्रियों यानी कि जो फॉरेनर्स आते थे आपके यहाँ, विदेशी यात्रियों, जिसको आप कहते हैं प्यारे बच्चों फॉरेनर्स,
जिन्हें आप कहते हैं फॉरेनर्स। ठीक है, विदेशी। यह काल, यह काल, यहाँ काल लिखना रह गया है, 1 मिनट अभी लिख देती हूं मैं। यहां से लिख देंगे थोड़ा। यह काल, ठीक है, यह काल पुरातात्विक साहित्य एवं विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है, के वर्णन पर निर्भर है। निर्भर यानी कि डिपेंड। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप हिस्टोरिक पीरियड की तरफ चलते हैं तो हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता है प्यारे बच्चे, हिस्टोरिक पीरियड में ये होगा कि आपके फॉरेनर्स आएंगे, बहुत सारे यात्री आएंगे, आप नाम भी सुनेंगे। जैसे आपके तरह तरह के यात्री अलग अलग टाइम पे आएंगे, मौर्यों के टाइम पे आए हैं, फिर आपके जो है मुगलों के टाइम पर आए हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि भारत कैसा है, इंडिया कैसा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। टोटल इंग्लिश में नहीं लिख सकते, जो टफ वर्ड्स हैं वो मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, बाकी साधारण शब्दों को आप आराम से समझ सकते हैं। पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो सो डोंट वरी, जितना आप अभी पढ़ाई पे फोकस करेंगे उतनी ही चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो पुरातात्विक साहित्य तथा विदेशी यात्रियों, इन लोगों ने मिलकर क्या किया कि एक तो पुरातात्विक साहित्य हो गया आपका कि भाई क्या क्या चीजें थी, कैसे कैसे थी, उन्होंने चीजों को बताया। साथ साथ जो यात्री, जो विदेशी यात्री आपके यहाँ पर आए थे बच्चा, उन्होंने भी चीजों को बताया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उन्होंने भी चीजों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि चीजें कैसे हैं, क्या हैं, ये सब उन्होंने बताया। ठीक है, जब उन्होंने बताया तो उसके आधार पे फिर चीजें लिखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिएगा यहां तक आपको चीजें बता दी गई हैं। अब अगर हम बात करेंगे आगे की तरफ तो आप देखेंगे आगे फिर हम लिखेंगे, जैसे मैंने आपका ये डिवाइड किया, तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल यानी कि स्टोन एज मैंने लिखा था। ठीक है, अब स्टोन एज को हम पीरियड के हिसाब से देखेंगे तो आप अब हेडिंग देंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, जहां पे इंग्लिश की जरूरत होगी मैं बिल्कुल वहां पर इंग्लिश लिखूंगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। प्री हिस्टोरिक पीरियड, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले आप लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, पूरा स्टोन एज है, इसको पुरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में डिवाइड किया गया है। इसको क्या किया गया है, प्रागैतिहासिक काल को पुरा पाषाण काल, ठीक है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है बेटा, प्लीज पढ़ने पे फोकस कीजिए, चीजें जरूर समझ आएंगी, 100% समझ आएंगी। और स्लो करना है मैं और स्लो पढ़ा देती हूँ, लेकिन देखिएगा 10,000 BC तक मैम यहाँ पे बच्चे ने लिखना स्टार्ट कर दिया है, मतलब बच्चे फोकस करें। तो इसको कहेंगे पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो पीरियड है आपका पैलियोलिथिक पीरियड या पुरा पाषाण काल, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी स्टार्टिंग लिखेंगे अज्ञात, मतलब नहीं पता कि कब से शुरू हुआ, और कहा जाता है कि 10,000 BC, या इसको कई बार बोल देते हैं ईशा पूर्व। अब बच्चा कहता है कि ये बीसी क्या होता है, या फिर अगर हम बात करें कि ये ईशा पूर्व क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो आपको अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझा देती हूँ, दो चीजें समझाऊंगी, बीसी क्या होता है और बच्चा एडी क्या होता है, पहले आप उसको समझिए तब आप आगे की तरफ समझ पाएंगे। अगर मैं बीसी की बात करती हूँ, बीसी तो इसे कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, इसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर कॉमन एरा। इसको शॉर्ट में हिंदी में लिखा जाता है ईशा पूर्व। बिफोर कॉमन एरा यानी कि हम कह सकते हैं ईसा के जन्म के पूर्व की घटनाएं। क्या लिखेंगे, ईसा के
पूर्व की जन्म की, ईसा के पूर्व के जन्म की घटनाएं, जन्म यानी कि जो उनका बर्थ हुआ था, बर्थ की घटनाएं यानी कि इंसिडेंट्स, ठीक है, घटनाएं यानी कि इंसिडेंट्स, यानी कि ईशा मसीह जिनका नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ईशा मसीह जिनका नाम आपने सुना होगा, तो उनके जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं, बिफोर बर्थ ऑफ ईसा, उनके जन्म से पहले जो भी घटनाएं घटी हैं उनको हम बीसी के अंदर रखते हैं, यानी ईशा पूर्व के अंदर रखते हैं। और एक आपने सुना होगा एडी, एक आपने बीसी ईशा पूर्व, एडी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एडी की फुल फॉर्म लिखिएगा, ठीक है, एडी की फुल फॉर्म क्या लिखेंगे, ईशा पूर्व हो गया एक तो आपका, और एक होता है कि यहाँ पे लिखेंगे एनो डोमिनी कॉमन एरा, एनो डोमिनी कॉमन एरा। बेटा बहुत धीरे धीरे मैं आपको हर चीज बता रही हूँ, ठीक है, एनो डोमिनी यानी कि ईशा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं, क्या लिखेंगे, ईसा मसीह के जन्म, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं, जन्म के बाद की घटनाएं, यानी एक तो हो गया घटनाएं, ध्यान से सुनो, आप एक तरफ लिखो, एक तरफ यहां लिखो कि मैम एक तरफ हम लिख लेते हैं ईसा मसीह, ठीक है, एक तरफ आप लिख लो ईसा मसीह। अब आप यहाँ पे बहुत शॉर्ट में चीजों को समझो, ईसा मसीह को आपने रखा ईसा मसीह के जन्म से पहले, जन्म से पहले यानी कि जब वो पैदा नहीं हुए थे तो उस समय को हम कहते हैं बीसी, और इनके जन्म के बाद मतलब इनका जब ये पैदा हो गए, ये इनका बर्थ हो गया, उस समय को हम कहते हैं एडी। यानी कि एक व्यक्ति है ईसा, जिनको अगर हमने किया कि ईसा के जन्म के पहले की अगर घटनाओं की बात कर रहे हैं तो हम उन्हें बीसी यानी कि यहाँ पे बिफोर कॉमन एरा साफ साफ लिखा हुआ है, और एडी यानी कि आपके ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बच्चे सबसे ज्यादा पूछते हैं कि बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया कि यहाँ पे आपकी क्या चीजें होती हैं। ईसा मसीह को बीच में रखो, पहले अगर कोई घटना घट रही है तो मैम हम बीसी लिख रहे हैं, और अगर हम बाद की बात कर रहे हैं तो हम मैम एडी लिख रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एनो डोमिनी कॉमन एरा, कॉमन एरा का मतलब होता है सामान्य काल जिसको हम कहते हैं, ये जो कॉमन एरा है जिसको आप पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं सामान्य काल। कॉमन एरा को हम बोलते हैं सामान्य युग भी, हम इसको, कॉमन एरा की इंग्लिश होती, सॉरी हिंदी होती है सामान्य युग, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, सामान्य युग, ठीक है, जो आपका कॉमन एरा उसकी इंग्लिश होती है। तो आगे की तरफ हम चलते हैं, और अब हम बात कर रहे थे आपके पाषाण, पुरा पाषाण काल की, तो इसमें अगर हम बात करते हैं अज्ञात, अच्छा, अब ये जो पुरा पाषाण काल है इसका अर्थ क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो काल है, ये जो पीरियड है, इसका मीनिंग बताइए, इसका अर्थ बताइए, तो आप सब क्या कहेंगे, पत्थरों का युग, क्या कहेंगे आप इसे, पत्थरों का युग कहेंगे मैम हम, पत्थरों का युग, ठीक है, एज ऑफ स्टोन, क्या लिखेंगे, एज ऑफ स्टोन कहेंगे, पत्थरों का युग बच्चा हम इसको कहेंगे, पत्थरों का युग। इसमें क्या हो गया था, इस युग में क्या हो गया था, इसी युग में मैम आग की खोज हो गई थी, आग की खोज, ठीक है, मतलब डिस्कवर ऑफ फायर, क्या कर दिया था, डिस्कवर ऑफ फायर, डिस्कवर ऑफ फायर, इसी में पुरा पाषाण काल में कैसे हुआ बच्चे, तो कैसे हुआ देखिएगा, दो स्टोन्स लिए, एक व्यक्ति ने एक दिन क्या किया, ऐसे स्टोन लेके बैठा हुआ था, उसे नहीं पता था कि ऐसा करने से आग जल जाएगी, उसने आपस में, मैं दो चीजें लेती हूँ, उसने इस तरीके से आपस में स्टोन्स को क्या किया है, यहाँ पे रगड़ना शुरू किया, उसमें से एक चिंगारी निकली, तब उसे क्या समझ में आया,
उसे समझ में आया अच्छा यहाँ से तो कुछ आग जैसा निकलता है, तो उसी में कहा गया कि भाई ये जो पूरा पाषाण काल है, इसी काल में क्या हो गया था, आग की खोज हो गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या आता है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आपका आता है, ध्यान रखना प्यारे बच्चे, एक मिनट ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया आपका, एक मिनट रुकना, हाँ यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सेकंड, इसी में लिखेंगे मध्य पाषाण काल। अब इसकी घटनाएं देखना, मध्य पाषाण काल, एक मिनट ध्यान से सुनो। मैं पूरा पाषाण काल को जब आपको समझा दूंगी, तो अभी तक मैंने कितना पढ़ाया है, मैं आपको क्या उसको रिवाइज करा दूंगी। तो आप परेशान मत होइए, मैंने क्या क्या आज की क्लास में आपको बताया होगा, ये सब मैं आपको समझाऊंगी। थोड़ा सा कमेंट से ज्यादा पढ़ने पे फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मध्य पाषाण काल, इसको हम कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड। अब वो कहां तक था, 10,000 बीसी तक। तो ये आपका 10,000 बीसी से कहां तक होगा, जरा बताइए। बीसी मतलब ईसा पूर्व। अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप कहेंगे मैम, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है 4,000 बीसी तक रहने वाला है मध्य पाषाण काल। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या शुरू हो गया था, इसमें मैम पशुपालन, क्या किया गया बेटा, पशुपालन, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री आपको इसी काल के अंदर देखने के लिए मिलती है। अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे सबसे पहला पालतू पशु जो कि मनुष्य का था वो कौन सा था, सबसे पहला पालतू पशु आपका कौन सा था जिसको मनुष्य ने सबसे पहले पाला। एनिमल, पशु मतलब डॉग। सारे बच्चे प्यारे प्यारे आंसर कर रहे हैं कि मैम डॉग, बहुत बढ़िया, डॉग। इसका आंसर क्या होगा, डॉग। पहला पशु था जिसे मनुष्य ने पालना शुरू किया था। धीरे धीरे इस तरीके से पशुपालन की शुरुआत हुई। बकरियों को पालना शुरू किया क्योंकि वो दूध देती थी, गाय को पालना शुरू करेंगे क्योंकि वो भी दूध दे रही है। आगे आप देखेंगे वैदिक पीरियड में गाय एक संपत्ति दिखाई देगी आपको, गाय के लिए लोग आपस में युद्ध करेंगे। लेकिन सबसे पहला कौन सा है, डॉग। कैट नहीं है बच्चा, कैट नहीं है, आंसर इज डॉग। जिन्होंने डॉग आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर किया है, सबसे पहला पालतू पशु जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तो इसी में आपको दिखेगा थर्ड वाला जिसको हम कहते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल। इसकी जो टाइमिंग रहेगी इसे लिखिएगा पहले तो नियोलिथिक पीरियड। क्या लिखेंगे आप इसे, नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड, ये पीरियड आपका शुरू होगा 4,000 बीसी से 2,500 बीसी या 2,500 ईसा पूर्व। ये आपका पीरियड रहेगा 4,000 बीसी से लेकर 2,500 बीसी तक। इसमें अगर हम बात करेंगे तो नवपाषाण काल में क्या हुआ था, कृषि प्रारंभ हो गई थी। कृषि का प्रारंभ, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफ एग्रीकल्चर, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का प्रारंभ। जिसमें अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट क्रॉप्स, फर्स्ट क्रॉप्स यानी कि पहली फसल, पहली फसल कौन सी थी, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे मुझे। फर्स्ट क्रॉप जिसका यूज मनुष्य ने किया था, बहुत बढ़िया, जौ मैम, बहुत सही। जो बच्चे लिख रहे हैं जौ, उन्होंने सही बोला है। गेहूं नहीं होगा बेटा, केवल जौ आपको आंसर करना है। यही वो आपकी फसल है जिसका प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। ठीक, उसके बाद आपको देखो यहाँ पे मैं एक बार दिखा देती हूँ, थोड़ा सा स्लाइड इधर देखिएगा। अभी तक मैंने आपको बताया
कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक हिस्टोरिका किसकी बुक है, तो हेरोडोट्स को कहा जाता है, इन्हीं की बुक हिस्टोरिका है और ये यूनान के निवासी थे। फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री क्या होता है, जिसमें मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये बीच में ऐड हो गया, मैं उसमें ठीक कर दूंगी। फिर हमने पढ़ा था ऐतिहासिक काल। फिर इसके बाद प्यारे बच्चे मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल, फिर मैंने उसका क्लासिफिकेशन किया जिसमें मैंने पुरापाषाण काल बताया, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चे मैंने मध्यपाषाण काल बताया और उसके बाद मैंने नवपाषाण काल आपको बताया। साथ साथ आप बीसी और एडी क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो हम क्या देखेंगे अब, प्रागैतिहासिक काल के बाद मैम आपने क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री में लिखवाया था आद्य ऐतिहासिक काल। बेटा इसी तरीके से आपको डिवीजन कर लेना है और चीजों को पढ़ लेना है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल किसके बाद हम पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल के बाद लिखिएगा प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या लिखेंगे, नहीं, आद्य ऐतिहासिक काल इसको लिखेंगे आप प्रो हिस्टोरिक पीरियड, प्री नहीं, हाँ प्रो हिस्टोरिक पीरियड, बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता जो बोल रहे हैं, प्रो हिस्टोरिक पीरियड, प्रो हिस्टोरिक पीरियड। अच्छा, इसके एग्जाम्पल हमने क्या लिए थे, जरा ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा और मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगी। प्रो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल की जब हम बात कर रहे हैं तो इस काल में आप लिखेंगे कि ये रहेगा 2500 से लेकर 1750 बीसी तक, ठीक है। 2500 से लेकर 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे कौन सा काल होगा, आदि ऐतिहासिक काल। बेटा ध्यान से समझोगे तो चीजें जरूर समझ में आएंगी। 2500 से 1750 बीसी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और इस पीरियड के अंदर अगर हम देखेंगे तो हम क्या क्या रखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, क्या रखेंगे हम, सिंधु घाटी सभ्यता को हम रखेंगे, ठीक है, जिसे आप कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि बेटा एक नगरीय सभ्यता होगी जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर आप क्या देखेंगे, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता यानी कि आप लिखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन प्यारे बच्चे आप लिखेंगे, ठीक। और ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है, इस वैदिक सिविलाइजेशन को आप क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मैं, बेटा अब तो इंग्लिश में मैं लिख रही हूँ फिर भी आप इंग्लिश इंग्लिश कह रहे हैं, अब तो वर्ड टू वर्ड आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है फिर भी आप कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वैदिक सभ्यता, तो वाली बात हो गई कि इंग्लिश होता ही क्या है हमें यही नहीं पता। तो ये जो वैदिक सभ्यता है इसको हम दो कालों में, एक होता है आपका ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ठीक है, या ऋग वैदिक पीरियड जिसको हम बोलेंगे, ऋग वैदिक पीरियड इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक, ऋग वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक काल। और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, इसको दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप वैदिक सभ्यता को दो टाइम में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अगर मैं ऋग वैदिक काल की बात करूंगी तो 1500 से, ठीक है, ये आपका रहेगा 1500 से 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और ये वाला रहेगा 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ये आपका पूरा क्या है,
आद्य ऐतिहासिक काल, प्रो हिस्टोरिक पीरियड, प्रो हिस्टोरिक पीरियड हमने इसको डिवाइड किया है। ये आपका भी सिर्फ और सिर्फ मैंने डिवीजन प्यारे बच्चे बताया है ताकि आपके दिमाग में ये डिवीजन क्लासिफिकेशन छप जाए। और उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसके बाद मैम आपने बताया था हमें क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री में ऐतिहासिक काल, क्या बताया था मैंने आपको, फिर मैंने आपको बताया है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। ऐतिहासिक काल यानी कि मैम आपने बताया है हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल में हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या तरीका हमारा रहेगा, तो हम देखेंगे ऐतिहासिक काल को। तो बेटा ऐतिहासिक काल में आप सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में, एक आप कहेंगे, ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ उसको नई स्लाइड पे लिखती हूँ ताकि डिवीजन पूरा इसका एक स्लाइड पे हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, ऐतिहासिक काल, ठीक है, कोई नहीं, दोबारा लिख देती हूँ ताकि एक स्लाइड पे इसके आपके क्लासिफिकेशंस आ जाएं। हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, ऐतिहासिक काल। ठीक प्यारे बच्चे, अब ऐतिहासिक काल को हम देखेंगे 2 जगह पर ऐसे। अब इसमें हम वन साइड लिखने वाले हैं, वन साइड लिखेंगे मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, जिसे आप मिडाइवल हिस्ट्री कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री में, मिडिएवल हिस्ट्री या मिडाइवल हिस्ट्री के नाम से हम इसे इतिहास में जानते हैं। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री हम इसे कहते हैं। 1 मिनट, स्पेलिंग ठीक करेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक, इसमें अगर आप बात करोगे तो इसकी शुरुआत 712 एडी, क्या लिखेंगे, 712 एडी हम लिखेंगे, और कहां तक रहेगी, 1707 एडी तक रहेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ इस पीरियड में कि हम इस पीरियड को 2 डेट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्या होगा। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम आएगा सबसे पहले, मोहम्मद बिन कासिम आएगा, और ये क्या करेगा, आएगा, आएगा, और इसने क्या किया, इस मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करेगा, भारत पर आक्रमण यानी कि अटैक ऑन इंडिया, क्या करेगा ये, अटैक ऑन इंडिया, भारत पर प्यारे बच्चे ये आक्रमण करेगा। सबसे पहले यही आता है मोहम्मद बिन कासिम, कब, 712 एडी में आएगा। और ये कौन था मैम मोहम्मद बिन कासिम, अगर कोई आपसे ये पूछने लग जाए कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये जिसका आपने नाम लिखा हुआ है, ये कौन था, तो आप लिखेंगे ये प्रथम अरब आक्रमण, या आप लिखेंगे केवल अरब आक्रमणकारी। कौन था ये, अरब आक्रमणकारी, यानी कि ये अरब से आने वाला एक अटैकर है जो कि भारत पे सब आके यहाँ पर आक्रमण करेगा, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो 712 की घटना हो गई। और 1707 में ऐसा क्या हुआ, तो 1707 में हो जाएगी बेटा औरंगजेब की मृत्यु, क्या होगी, औरंगजेब की मृत्यु, डेथ ऑफ औरंगजेब, लिख दीजिएगा, मृत्यु को कहते हैं डेथ, तो किसकी डेथ हो जाएगी, औरंगजेब की। और यहीं से फिर शुरुआत होगी आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत की। ठीक है, जो कि आपका औरंगजेब कौन था मैम, औरंगजेब कौन था, तो औरंगजेब जो है ये एक मुगल शासक, या आप कह सकते हैं कि मुगल रूलर था। कौन था ये, मुगल रूलर हुआ करता था ये आपका औरंगजेब। इसके बाद में जो भी मुगल रूलर्स हुए वो सारे के सारे बहुत कमजोर शासक थे।
ठीक है। वो सारे के सारे क्या थे, बहुत कमजोर शासक थे प्यारे बच्चे। तो मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है, तो मैम 712 एडी में पहले मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है। वो एक अरब आक्रमणकारी होता है और वो भारत में जब अटैक करता है आकर, तो वहीं से हमारे मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका फिर ये कब तक चलेगा मध्यकालीन भारत में, मुगलों के टाइम तक चलेगा। मुगल जिसमें आपके मुगल वंश के शासन, मुगल वंश की स्थापना होगी और मुगल वंश में जब औरंगजेब की मृत्यु होगी तो वहां तक आपका मध्यकालीन भारत हो जाएगा। और उसके बाद बेटा आपके यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास लिखो आप, आधुनिक इतिहास। ठीक है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की यहां से शुरुआत होगी, मॉडर्न हिस्ट्री। और ये आपका कब तक रहेगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री बेटा कब से मानोगे आप, जब से मध्यकालीन भारत समाप्त होगा। बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं कि मैम 1707 से 1947, बहुत बढ़िया बेटा। क्या रहेगा, 1707 से 1947, और 1947 में क्या होता है, भारत आजाद होता है। भारत आजाद यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, हम कह सकते हैं कि भारत यहां से इंडिपेंडेंट हो जाता है। और इसी काल को हम आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत कहते हैं, यानी कि भारत की स्वतंत्रता। पूरा लिख दो आप अगर आजाद नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में भी फिर मैं इसको लिख देती हूँ, भारत की स्वतंत्रता तक रहेगा, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, ये तो आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त ऑफ 1947 को भारत आजाद हुआ था। और भारत कैसे आजाद हुआ है, किस किसने स्ट्रगल्स किए हैं, कौन कौन यहाँ पर आया, गांधी जी का क्या रोल रहा, नेहरू जी ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, ये सब आप इसी काल में पढ़ते हैं। और मध्यकालीन भारत में कौन कौन अरब आक्रमणकारी आए, कौन कौन किस एम के साथ, किस उद्देश्य के साथ आक्रमणकारी आए, ये सारे के सारे आप कहाँ पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में। किस किस का शासन रहा, दिल्ली सल्तनत क्या था, ये सब भी कहां पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में। ये सब आप यहां पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले आप क्या पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, वैदिक सभ्यता क्या थी, वेद क्या थे, किसने लिखा, किसने कंपाइलेशन किया, ये सब बच्चा आप उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये तीनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि कब तक कब से किसका टाइम रहा है, कहां पर रहा है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में, ये मैप पूरा का पूरा छपा होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब यहाँ पे मैं फिर से डिवीजन करूंगी प्रागैतिहासिक काल में पुरा पाषाण काल, कि पुरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो अभी आप देखें, पहले एक बार फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि आज आपने क्या क्या पढ़ा। आपने कुछ नहीं पढ़ा आज, आपने सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन ली है इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास से हमने स्टार्ट किया, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, सबसे पहले मैंने आपको प्यारे बच्चे ये समझाया। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री क्या होता है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल आएगा, फिर आपका आदि ऐतिहासिक काल आएगा, और फिर बेटा आपका देखो यहाँ जो स्लाइड है वो पीछे चली गई है, फिर आपका ऐतिहासिक काल आएगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ऐतिहासिक काल को बताने के बाद में मैंने प्रागैतिहासिक काल को दोबारा उठाया, और प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से काल आएंगे ये मैंने आपको बताया, है ना। और उसमें मैंने बताया कि सबसे पहले पुरा पाषाण काल आएगा, फिर मैंने बताया आपको मध्य पाषाण काल आएगा, और फिर मैंने आपको बताया कि नव पाषाण काल आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल,
किस काल के अंदर आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो फिर आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। भाई इंडस सिविलाइजेशन कैसी थी, वहां का समाज कैसा था, वहां पे लोग कैसे रहते थे, क्या व्यापार होता था, नहीं होता था, ये सब हम इसी के अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता आएगी, जिसमें हम वेदों के बारे में जानेंगे। और आपका वैदिक पीरियड को मैंने दो पीरियड्स में डिवाइड किया, जिसे हम ऋग वैदिक काल या दूसरा रहेगा उत्तर वैदिक काल। तो इन दोनों में हमने डिवाइड किया, इनका टाइम पीरियड क्या है ये हमने देखा। फिर हमने ऐतिहासिक काल को लिया, ऐतिहासिक काल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें आप मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे। उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे ये सब मैंने बताया। जी बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वेद जो है मैम, उसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, अब मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या देखेंगे कि कौन कौन अटैकर्स आए, कौन कौन से वंश आए, कैसे कैसे चीजें हुई। और उसके बाद हम आधुनिक इतिहास में जाएंगे, जहां हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में देखेंगे, हमारे देश में क्या क्या घटनाएं घटी, लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया, कौन कौन से हमारे यहाँ आंदोलन हुए, और किस तरीके से हमारा भारत, जो कि आज एक स्वतंत्र भारत के रूप में जाना जाता है, वो कैसे आजाद हुआ। ये सारी इंसिडेंट्स हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी, जो नेक्स्ट क्लास में लूंगी, उसमें हम फिर से डालेंगे हेडिंग प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, हम इसमें लिखेंगे प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल में हम सबसे पहले जो हमने देखा है पुरा पाषाण काल। इस पुरा पाषाण काल में जो एक मनुष्य है, जैसे आपको पहले पता होना चाहिए ना कि मनुष्य कैसे कैसे पहले वो क्या खाता था, कैसे रहता था, क्या आज जैसे हम सिस्टमैटिक वे में रहते हैं, क्या वो पहले से ही ऐसे रहता था, अगर उसने पत्थरों को रगड़ा तो कब रगड़ा, ये सब चीजें हम यहाँ पर जानेंगे इस स्टोन एज में। तो प्रागैतिहासिक काल की जब हम बात कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम इतिहास में नींद आती है, लेकिन बेटा ये ध्यान रखना कि एग्जाम के लिए सारे विषयों को पढ़ना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें पढ़ते वक्त नींद ही आती है, लेकिन बेटा जो पेपर में पूछा जाता है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा। अभी थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हम पहुंचते हैं तो वहां से इंटरेस्टिंग लगेंगी आपको चीजें, क्योंकि वहां पे आपकी तरह समाज आएगा, लोग आएंगे, कैसे रहे हैं, क्या रहे हैं, ये सब। तो जो नींद आती है, कहते हैं ना कि तब तक जागो जब तक कि आप अपने लक्ष्य को पूरा ना कर लो। तो बेटा आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगली क्लास में हम देखेंगे कि पुरा पाषाण काल में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, जो कि मैं कल आपको यहाँ पे बताऊंगी। और आप सभी से मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मुझे ये जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। क्लास में आप मुझे और कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल दे सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरा ये प्रयास करूंगी। ये RWA परिवार हमेशा यही प्रयास करता है कि बच्चों के लिए हम जितना चाहें उतना मेहनत करें और बच्चे को सेटिस्फाइड करें, और यही मेरा भी प्रयास है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।